नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे भारतीय लेखा मानक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मैं डॉक्टर महेंद्र खाड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको भारतीय लेखा मानक के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय लेखा मानक किसे कहते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 और 10 का नाम क्या है और इनके बारे में क्या जानकारी दी गई है, इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखिए, भारतीय अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा अब तक 39 लेखा मानकों यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का प्रकाशन किया जा चुका है, जिन्हें कंपनी अधिनियम 2013 के कंपनी नेम 2015 के अंतर्गत सूचित किया जा चुका है और 16 फरवरी 2015 को कंपनी मामलात के मंत्रालय द्वारा कंपनियों के लिए नियमों को सूचित किया गया था, जिसमें भारतीय लेखा मानक 8 जो कि लेखांकन नीतियों, लेखांकन के अनुमानों में परिवर्तन व अशुद्धियां। जो भारतीय लेखा मानक 8 है, उसमें लेखांकन नीतियां, लेखांकन के अनुमान में परिवर्तन व अशुद्धियां एक सत्ता के परिस्थितियों के अनुकूल लेखा मानकों द्वारा आवश्यक नीतियों का अनुसरण करना होगा। यद्यपि कुछ परिस्थितियों में मानक द्वारा कुछ विकल्प दिए जाते हैं, कुछ अन्य परिस्थितियों में मानक द्वारा किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति में प्रबंध को उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करना होता है। प्रबंध द्वारा लेखांकन नीतियों को विकसित व लागू करने के लिए अपने निर्णयों का प्रयोग करना होता है, ताकि प्रासंगिक अविश्वसनीय सूचनाएं ज्ञात की जा सके। प्रासंगिक सूचनाएं विश्वसनीय प्रतिनिधित्व, प्रारूप का सारांश, तटस्थता, बुद्धिमानी व संपूर्णता को प्रमाणित करता है या करती है। यदि ऐसा लेखा मानक या विशिष्ट रूप से लागू निर्वचन ना हो, तो प्रबंध द्वारा भारतीय लेखा मानकों के समान एवं संबंधित समस्याओं के लिए आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। इसके पश्चात परिभाषाएं, अनुमोदन की कटौती व ढांचे में संपत्तियों, दायित्वों, आय व व्ययों को मापने की अवधारणाएं सुनिश्चित करना है। लेखा मानक 8 में ये बातें बताई गई है। इसके पश्चात यानी परिभाषाएं, अनुमोदन की कटौती व ढांचे में संपत्तियों, दायित्वों, आयों व व्ययों को मापने की अवधारणाएं सुनिश्चित करना है। लेखांकन नीतियों के चयन संबंधी निर्णय हेतु प्रबंध को सर्वप्रथम IASB की अति आधुनिक उद्घोषणाओं को ध्यान में रखना चाहिए तथा उनके अभाव में मानक निर्धारित ऐसी निकायों का ध्यान रखना होगा जो समान प्रकार की हैं। अवधारणाओं को लेकर मानकों को विकसित अन्य लेखांकन साहित्य और उद्योग की स्वीकृति
प्रयोग उसी सीमा तक करते हैं कि वे भारतीय लेखा मानकों का विरोध न करें। समान प्रकार के व्यवहारों व घटनाओं के लिए लेखांकन नीतियां समान रूप से लागू करना चाहिए जब तक कि एक मानक अनुमति देता है अथवा उसका विपरीत आवश्यक न हो विपरीत आवश्यक हो अथवा उसका विपरीत आवश्यक हो। अब है नंबर 10, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, प्रतिवेदित अवधि के पश्चात की घटनाएं। लेखा मानक 10 का जो डिटेल है उसमें प्रतिवेदित अवधि के पश्चात की घटनाएं। देखिए कि सामान्यतः वित्तीय विवरणों को बनाने वालों के लिए ये व्यवहारात नहीं है कि वे उन्हें अंतिम रूप दे सके बिना उस समय अवधि के समाप्त हुए जो बैलेंस शीट की तिथि तथा वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतिकरण हेतु अनुमोदन की तिथि है। अतः प्रश्न ये है कि जो घटनाएं ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट की तिथि तथा अनुमोदन की तिथि के मध्य घटित होती हैं, अर्थात बैलेंस शीट की तिथि के पश्चात घटित होने वाली घटनाएं, उनको भी वित्तीय विवरणों में प्रतिबिंब होना चाहिए। आपने बैलेंस शीट बना ली तो उसके बाद जो घटनाएं घटित होती हैं उनको भी वित्तीय विवरणों में प्रतिबिंबित होना चाहिए। प्रतिवेदन अवधि के पश्चात की घटनाएं या तो समायोजन वाली घटना हो सकती हैं अथवा गैर समायोजन वाली। समायोजन वाली घटनाएं बैलेंस शीट की तिथि पर विद्यमान दशाओं का प्रमाण प्रस्तुत करती है। उदाहरण के लिए वर्ष के अंत के पश्चात विक्रय की गई संपत्तियों के प्रतिफल का निर्धारण करना, जिन्हें वर्ष समाप्त होने के पूर्व में विक्रय किया गया था। गैर समायोजन वाली घटनाएं होती हैं जो बैलेंस शीट की स्थिति के पश्चात घटित होती हैं, यथा वर्ष के अंत के पश्चात किसी परिचालन को बंद करना। बैलेंस शीट की तिथि पर संपत्तियों और दायित्वों को आगे ले जाने वाली राशियों को मात्र समायोजन करने वाली घटनाओं से समायोजित करना होगा। इंगित करता है कि सत्ता की चालू व्यवसाय मान्यता संपूर्ण व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी बैलेंस शीट की तिथि पर संपत्तियों और दायित्वों को आगे ले जाने वाली राशियों को मात्र समायोजन करने वाली घटनाओं से समायोजित करना होगा। इंगित करना होगा कि सत्ता की चालू व्यवसाय मान्यताएं संपूर्ण व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं है। बैलेंस शीट की तिथि के पश्चात के महत्वपूर्ण समायोजन वाली घटनाएं यथा अंशों का निर्गमन या प्रमुख व्यवसायिक संयोजन आदि को प्रकट करना चाहिए। बैलेंस शीट की तिथि के पश्चात परंतु वित्तीय विवरणों के प्रकाशन हेतु अनुमोदन के पूर्व प्रस्तावित या घोषित लाभांश को बैलेंस शीट की तिथि पर दायित्व के रूप में नहीं पहचानेंगे। यद्यपि लाभांश संबंधी विवरणों का प्रकटीकरण करना होगा, यानी बैलेंस शीट की जो तिथि है के पश्चात परंतु वित्तीय विवरणों के प्रकाशन हेतु अनुमोदन के पूर्व या घोषित लाभांश को बैलेंस शीट की तिथि पर दायित्व के रूप में नहीं पहचानेंगे। यद्यपि लाभांश संबंधी विवरणों का प्रकटीकरण करना होगा। तो इस प्रकार दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 लेखांकन नीतियां लेखांकन के अनुमानों में
परिवर्तन और अशुद्धियाँ और लेखांकन भारतीय लेखा मानक 10 प्रतिवेदन अवधि के पश्चात की घटनाएं के बारे में आपको जानकारी दी गई। तो आप सभी पूरा ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।